गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग नेक्स्ट उसके बाद के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और आज कल हम लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी भी 2-3 और क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स से बचे हैं 2015 के पेपर में। ओके, सो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक वेव फंक्शन है, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, अब बोला है कि पार्टिकल जो है एक पोटेंशियल बॉक्स में दिया हुआ है और बोला है कि वो पोटेंशियल बॉक्स जो उसकी वेल है, वेल की लेंथ है 0 से L तक, ठीक है। तो वहां पे पार्टिकल पाए जाने की स्थिति 0 से L/2, मतलब रफली अगर डायग्राम को देखा जाए, तो ये पोटेंशियल वेल है जिसकी लेंथ है 0 से L तक। अब यहाँ पर अगर ये L/2 है तो बोला है कि पार्टिकल को इतने से जगह में फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो साई जो गिवन है, साई जो वेव फंक्शन गिवन है वो √2/L नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट साइन ऑफ n पाई बाई x, ठीक है। ये दिया है, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी को अगर निकालना है तो कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा और कहां से कहां तक 0 से L/2 तक के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2/L हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और ये साइन स्क्वायर n पाई बाई x इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना पड़ेगा 0 से L/2 का, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग cos 1 - cos 2 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो 2/L बाहर निकल जाएगा, 0 से L/2 1 - cos 2n पाई x बाय 2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2/L और 2 कट जाएगा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हुआ 0 से L/2 लगेगा और 1 - cos 2n पाई x dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आएगी, x माइनस cos है तो साइन हो जाएगा 2n पाई बाई x अपॉन, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, नो। और नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर n है, ठीक है, पाई x है, एक फंक्शन भी क्या है पाई x, n दिया ही नहीं है आप लोगों को, पाई x का ही दिया हुआ है, पाई x, ओके। मुझे बोल नहीं रहा था doing something wrong, I'm doing something wrong, you are not seeing me। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन L, 2 पाई अपॉन L हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई अपॉन L और नीचे भी 2 पाई अपॉन L हो जाएगा। अब इसकी लिमिट 0 से L/2 तक का हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब हम इसको खोलेंगे तो क्या आना चाहिए। अब तो अगर जो x है हमारा उसको 0 बढ़ाएंगे तो ये जो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, बचा मेरे पास सिर्फ ये, तो और ये क्या है L/2 है, ये क्या है L/2 होगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 1/L into L/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 = 0.5 होगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन ऑसिलेटर इज इन ग्राउंड स्टेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की क्या होगी, लेकिन क्लासिकल लिमिट में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑसिलेटर को ग्राउंड स्टेट में बोलना है, ठीक है, क्लासिकल लिमिट में फाइंड करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो जब ये ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात चल रही है तो पहले हम लोग ग्राउंड फंड वेव फंक्शन देख लेते हैं क्या है, क्या है भाई, मतलब अल्फा अपॉन √5 टू द पावर 1/2 होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, अब क्लासिकल लिमिट में बोलना है तो जो उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस होती है उसके बीच में ही हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो इसकी अब ये क्या है, एक वेव फंक्शन है इसका ऑसिलेटर का, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ये क्या हो गई, उसकी एम्पलीट्यूड हो गई ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो लेट अगर मैं ये करूं
कि क्लासिकल लिमिट में जो एम्पलीट्यूड है प्लस ए से माइनस ए तक के बीच में जाता है, ठीक है। तो हमारा जो वेव फंक्शन है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या होगी, साइन नॉट साइन होगी, ठीक है, साइन नॉट साइन नॉट होगी। तो इसका ही निकालना है, लेकिन हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट हम लगाएंगे कि वो जा रहा है माइनस ए से प्लस ए तक। इसका मतलब जो होगा हमारी प्रोबेबिलिटी क्लासिकल लिमिट में वो क्या हो जाएगी, माइनस ए से प्लस ए के बीच में साइन नॉट साइन स्टार डीएक्स, अगर वन डायमेंशन की बात करें। यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखो जब ये चीज है तो वो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ पाई कांस्टेंट क्वांटिटी तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये 1/2 है, तो जब हम ये देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो ए जो लेंगे वो माइनस ए से लेके प्लस ए तक लेंगे, माइनस ए से प्लस ए तक लेंगे। तो अब -1/α से +1/α लेंगे ना, -1/α से +1/α लेंगे, फिर क्या करेंगे, टेल मी, हाँ बताओ आप लोग क्या लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो प्लीज टेल मी कि ये जो हम लोग करेंगे ये कैसे लेंगे, बताओ। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, अल्फा बाई अंडर रूट ऑफ पाई बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और भीतर क्या रह जाएगा, e टू द पावर 2 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब एक चीज यहाँ पे पुट कर लो, एक चीज हम यहाँ पे पुट करेंगे, y को बोल देंगे कि अल्फा x है, तो ये क्या देगा, ये देगा dy इज इक्वल टू अल्फा dx, ठीक है, dy इज इक्वल टू अल्फा dx। अब हम इसी को बैठा के इंटीग्रेशन करेंगे अपना, इसी को बैठा के हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इनसाइड द क्लासिकल लिमिट, ये हो जाएगी अपनी। अब देखो अब x की वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस ए और प्लस ए या 1/α वाला लेंगे कंसेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई 0 से 1 तक e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना हमें इसका एक्सपेंशन मोड लिखना है, हमें इसका एक्सपेंशन मोड लिखना है, तब जाके ये इजीली सॉल्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 तक हो जाएगा, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 2 फैक्टोरियल माइनस वाई टू द पावर 6 3 फैक्टोरियल प्लस वाई टू द पावर 8 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ये चलेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई तो यहीं पर रहेगा, और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो लिमिट रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई क्यू अपॉन 3 प्लस वाई 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस वाई 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल 7, ठीक है। ऐसे करते करते चला जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से 1 तक। इतना सबको क्लियर है, टेल मी फर्स्ट, इतना सबको क्लियर है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, ठीक है। अब जब ये खुलेगा तो सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दो, सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो ये क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 1 0 वाले तो सारे चले जाएंगे, सिर्फ 1 वाले बचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 10, ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके चलेगा। तो ये जो वैल्यू होगी इस सीरीज की वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा तो ये आपका 0.84, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 0.84 आएगा, या अगर परसेंटेज में लिखना चाहते हो आपके ऑप्शन में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन में परसेंटेज दिया है तो आप लिखोगे 84%। लेकिन याद रहे ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि आपको प्रोबेबिलिटी विद इन द क्लासिकल लिमिट जाननी है या आउट ऑफ द क्लासिकल लिमिट जाननी है, ये उसके ऊपर है। तो अगर विद इन द क्लासिकल लिमिट अगर इतना है तो आउट ऑफ द क्लासिकल लिमिट क्या हो जाएगा 1 माइनस कर दो, तो टोटल लिमिट प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, तो उसके बाद क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस फॉर वेव फंक्शंस, एसेंशियल बाउंड्री कंडीशंस फॉर द वेव फंक्शंस। अब क्या है वेव फंक्शन की बाउंड्री कंडीशन आपको बतानी है, ठीक है। देखो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन फॉर वेव फंक्शन। अब देखो, जब सबसे पहले आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन स्टार्ट करें तो वेव फंक्शन हम लोग बोलते क्या है? वेव फंक्शन को बोलते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस कैरी आउट हो जाते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल के सारे इंफॉर्मेशन कैरी आउट, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब सारी चीजें उसमें उसके कंडीशंस होते हैं। तो जब हम लोग लिमिट्स रखते हैं, जो बाउंड्री कंडीशन, जिससे कि हम लोग रियल वेव फंक्शंस निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स वगैरह निकालते हैं, उसके लिए हम कहते हैं कि एक तो ये फाइनाइट वैल्यूज होंगे पॉइंट पर और इनफाइनाइट पर। ठीक है, दूसरी चीज इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। तीसरी चीज हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा और इसके जो डिफरेंशियल्स हैं उसकी भी वैल्यूज लिमिट होगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें इसने पूछा है कि जो एसेंशियल, इसमें बहुत सारे कंडीशन, 4 ऑप्शंस दिए रखे थे और उसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है। चलो मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। ऑप्शन है कि साई मस्ट बी फाइनाइट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब बोला है कि साई को फाइनाइट होना पड़ेगा एक्स वाई जेड के लिए। सही है भाई? ये तो साई मस्ट बी मल्टी वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोला है कि साई मस्ट बी मल्टी वैल्यू। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो मल्टी वैल्यू कैसे हो जाएगी? सो और तीसरा ऑप्शन क्या है कि साई एंड इट्स डेरिवेटिव्स मस्ट बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशियल। अभी मैंने बोला कि कंटीन्यूटी को एग्जिस्ट करना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और फाइनाइट वैल्यू भी आनी चाहिए। और चौथा मेरा ऑप्शन है साई मस्ट फॉलो द सुपरपोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कि ये जो फाइनल वेव फंक्शन है हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स का भी फाई वन करके। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सही हैं, बस जो सेकंड ऑप्शन है कि साई मस्ट बी मल्टी वैल्यू, तो ये वाला आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये इसका सही ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन नहीं है वो है कौन सा? सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंट विच डेमोंस्ट्रेट द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम। अब देखो, एटम में बोला है कि उसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल की ऐसे डिस्क्रीट्स हैं, तो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने ये सारी चीजें बोली? तो आपके देखो, मैं ऑप्शंस आपको बोल देती हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रैंक हर्ट्ज पहला, दूसरा उसने बोला है डेविसन जर्मर, तीसरा उसने बोला है आपको स्टर्न गेर्लाच, और चौथा बोला है पास्टन बार। ठीक है, अब देखो मैं चारों के बारे में आपको बोल दूंगी। देखो, मेन तो इसका आंसर होगा फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। एमएससी में जब आप लोग थे तो आप लोग को एमएससी प्रीवियस में ये एक्सपेरिमेंट कराया भी गया था, जिसमें आपके पास ऑक्सीलेटर्स के पास आपको ऐसी कीज मिले जिसको आप लोग ट्रेस करते थे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट पीक्स मिल रही है, किसकी पीक्स है? ये पीक्स है आपके डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की वजह से, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है यहाँ पे। तो इसका तो आंसर तो होगा आपका फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट होता है कि एटम के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है। लेकिन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बोलता है कि लाइट की जो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी आप लोग जब पढ़ते हो बीएससी में, क्लास मैकेनिक्स में, तो आपको बोला जाता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से सी की वैल्यू निकाली जा रही थी कांस्टेंट। दूसरा है स्टर्न गेर्लाच एक्सपेरिमेंट। स्टर्न गेर्लाच एक्सपेरिमेंट क्या है? स्पिन निकाला है +1/2 और -1/2। और पास्टन बात करें तो एनॉर्मस जीमैन इफेक्ट होता है। ठीक है, जिसे आप लोग हाइपरबैंड की वैल्यूज निकालते हो, तो उस वक्त ये काम होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव वाइब्रेशनल स्टेट्स। देखिए एक्चुअल में क्या होता है। अगर हम लोग बात करें कि वाइब्रेशनल स्टेट, देखिए जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक, जब हम लोग, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं। लेकिन जब हम लोग वाइब्रेशनल, तो थोड़ी सी कम उससे हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितना लगता है, तो हमें इसमें कम होता है, जो कि हम लोग रोटेशनल वाइब्रेशनल स्टेट्स में करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये अगर n1 है और ये अगर n2 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, तो इस एक का ही आपको बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स मिलेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके वजह से जो आपको स्टेट्स मिल रहे हैं, तो वो उससे थोड़े कम एनर्जी में, ये इंफ्रारेड रीजन में होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन स्थिति यहाँ पर करेक्ट आंसर तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आपको स्टार्ट किया जाएगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको इसमें बोला गया होगा।
और ये हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मैंने जब एमएससी की क्लासेस दे रहे थे तब हमने आपको ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपने पढ़ी होगी। तो रोटेशनल क्या होता है कि एक वाइब्रेशन के पास उसके मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल डिफरेंट रोटेशनल लेवल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई रोटेशनल स्टेट भी पूछा तो वो उससे इससे कम उसकी एनर्जी होती, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है कि एक लेंथ है ऑफ एन एन ट्यूब्स इन लीनियर एक्सीलरेटर डिपेंड्स अपॉन एन। लीनियर एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये जाने लीनियर एक्सीलरेटर, कभी कभी आप लोगों ने लीनियर सुना लाइक करके, ठीक है। ये एक्सीलरेटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ना लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब यहाँ पर ना एक्सीलरेटिंग चेंबर्स बने होते हैं, ठीक है। और एक्सीलरेटिंग चेंबर में पार्टिकल एक से एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है और वो हर बार पर अपना क्या करती है, वेलोसिटी इंक्रीज। देखो सो सॉरी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, कैमरा ऑन किया है मेरा सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सो टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं, ये लीनियर एक्सीलरेटर, ठीक है। लीनियर एक्सीलरेटर का हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोलते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड है किसी एक स्टेज पर, वो हमेशा होना चाहिए हाफ, जो अल्टरनेटिंग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं उसके हाफ होनी चाहिए टाइम पीरियड की, ठीक है। अब हम जान रहे हैं कि हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी का होगा क्यूबी। अगर ये क्यूबी एक के लिए है तो nth के लिए n क्यूबी हो जाएगा। दूसरा जब टाइम पीरियड का फिनोमेना लेते हैं तो ये चीज आती है ना, लेंथ अपॉन स्पीड, तो ये वेलोसिटी, तो ये आ गई, ये इसके बराबर हो गई। तो इसमें बस इसका यूनिट पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ln जो है √n के है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है साइक्लोट्रॉन के ऊपर, उसने बोला कि एक गैप डी के एक गैप को कंप्लीट करने में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने एनर्जी एक्वायर्ड की, जो पार्टिकल जिसका हम लोग एक्सीलरेट करना चाह रहे हैं, तो 2000 रोटेशंस पर कितना होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि लोअर टेम्परेचर, द लोअर टेम्परेचर ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज प्रोपोर्शनल टू। एक्चुअली आप जब पढ़ते होंगे तब आपको देखो ये दिया रहेगा, जब आप लोग वाइब्रेशनल पढ़ते होंगे सॉलिड स्टेट, राइट। जब आप लोग वाइब्रेशनल सॉलिड स्टेट पढ़ते होंगे तब आप लोग जब आप लोग लैटिस वाइब्रेशंस वगैरह सॉलिड स्टेट का पढ़ते हैं तब आपको ये चीज आती है। तो आप जानते हो कि जो टोटल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स में फॉर सॉलिड्स, ठीक है, वो क्या होती है, AT2 प्लस BT, ठीक है। जो बाद में ये वाला जो पार्ट है वो सोमरफेल्ड का जब कंसेप्ट यूज किया गया कि हम लोग हार्मनी ऑफ लेटर्स लेंगे, ये सारी चीजें तब जाके लिखा था। ये तो पहले क्या होता था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती थी। तो ये पार्ट जो है ये लो टेम्परेचर के लिए होता है और ये पार्ट जो होता है हाई टेम्परेचर के लिए होता है। इसीलिए जो सॉलिड की हीट कैपेसिटी की जो ग्राफ होती है टेम्परेचर के साथ वो कुछ इस टाइप की होती है। तो हाई पे कांस्टेंट चलेगी और ये लो पार्ट पे टी क्यूब की वैल्यू करती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बैंड इज गिवन बाय दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग केमिस्ट्री में जब टाइप बाइंडिंग थ्योरी पढ़ते हो तब आती है, टाइप बाइंडिंग थ्योरी, ठीक है। टाइप बाइंडिंग थ्योरी का एक क्वेश्चन है जिसमें ये कहा जाता है कि जो इफेक्टिव मास होती है वो बराबर होती है h² अपॉन d2E/dk²। अब इसमें E क्या है, E है तुम्हारा a प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर, तो DE/dk कर लो तो आ जाएगा b प्लस 2ck, फिर इसको डिफरेंशिएट करो d2E/dk स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2c, ठीक है। तो m स्टार क्या हो जाएगा माइनस h² ये हो जाएगा अपॉन 2c हो जाएगा, तो 1/2c हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए आपके ऑप्शंस में कौन सा नंबर वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, m स्टार को अच्छे से लिखते हैं, ये सारी चीजें कुछ करते हैं, m स्टार इज इक्वल टू h² अपॉन ये कितना आया 2c आया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेडियस लैटिस। इतना क्वेश्चन है, जब भी आप क्रिस्टलोग्राफी स्टार्ट करते हो आपको ये बताया जाता है कि हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। क्या क्या,
सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ये सारे हो गए। लेकिन जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, बेस सेंटर और सिंपल क्यूब, चार तरीके। तो हम चार कॉम्बिनेशन तो 28 होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है बिकॉज जब इसमें सिमेट्री ऑपरेशंस करवाए जाते हैं ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जब हम सिमेट्री ऑपरेशंस करते हैं तो हमारे पास टोटल 14 मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रेवियस लैटिसेस जो हैं, ब्रेवियस लैटिस जो हैं वो टोटल 14 ही हैं। तो जितने तरह के क्रिस्टल्स होंगे वो इन 14 तरीकों में ही एग्जिस्ट करेंगे और इसी के बीच में होंगे, चाहे हम जितना भी कॉम्बिनेशन। सुपर कंडक्टर्स बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे टीसी मिलता है, एचसी मिलता है, डायमंड नेचर का होता है, जेसी मिलता है जो कि क्रिटिकल करंट डेंसिटी होती है, ये सारी चीजें होती है, मीजनर इफेक्ट पढ़ते हैं और एक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो वही पूछा गया है कि जो आइसोटोपिक इफेक्ट के वजह से कैसे टीसी पर डिपेंड करता है किसी एक सुपर कंडक्टर में। तो ये हमेशा याद रखना कि एक रिलेशनशिप होता है टीसी मास का 1/2 इजिकल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो आपके इसमें दिया हुआ है कि m अल्फा टीसी, m अल्फा टीसी, तो इसने बोला कि जो अल्फा की वैल्यू 0.5, अरे 1/2 को 0.5 कर दें तो क्या हो गया। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा m अल्फा नहीं, m अल्फा टीसी इजिकल टू कांस्टेंट एंड अल्फा वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैकिंग फैक्टर के ऊपर। कभी कभी आप लोग देखते हो कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है, तो क्लास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक बार समझा देते हैं कि एक्चुअल में ये पैकिंग फैक्टर या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता क्या है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर हम हर एक एटम का वॉल्यूम लें इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब जब बात बीसीसी की हो रही है, इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड की हो रही है, तो एक बात तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, एटम्स नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज जब हम इसमें ए की बात करते हैं तो ए होता है 4/√r, ये हर एक आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। क्या, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, चाहे वो बेस सेंटर्ड हो, एफसीसी हो, चाहे वो आपका टेट्रागोनल हो या हेक्सागोनल हो या आपका एससीपी कि 2 एटम है तो 2 × 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। आर में ये वाली बात बता देंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4/3 पाई 4/√3 का होल क्यूब इंटू ए क्यूब ठीक है। तो आर के लिए आपको करना है तो हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल, इससे क्या आर आएगा, आर इज इक्वल टू √3a/4 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्यूब है तो 2 × 4/3 पाई √3a/4 का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आएगा आपका 68%। देखो आपके ऑप्शन में कौन सा सही है, यहाँ पे सही है। आप मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप ये पैकिंग फैक्टर निकाल ही लो जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोला है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन। ये याद रखना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग 0 से इन्फिनिटी करेंगे, ठीक है, एस का फैक्टर लेते हैं, ये सारी चीजें। तो पर कुछ जो स्टैंडर्ड फंक्शन साइन हुआ, कॉस हुआ, फिर कॉस हाइपरबोलिक मतलब जितने और 1/s या पॉलिनॉमियल फंक्शन हुआ या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉग फंक्शन हुआ, इन सब का आप याद ही करो, ठीक है, जैसे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो उसी तरह अगर आप एक 1 का याद करोगे, अगर फंक्शन 1 है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस। द मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस जो है किसके लिए सूटेबल है। देखो मेथड ऑफ
पार्शियल वेव एनालिसिस क्या होता है? पार्शियल वेव जब आप लोग स्कैटरिंग वगैरह एग्जाम करते हो, जैसे न्यूट्रॉन स्कैटरिंग हुआ या आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जब स्कैटरिंग पढ़ते हो तो हम लोग बोलते हैं, या आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पार्शियल वेव एनालिसिस करते हो स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये पार्शियल वेव एनालिसिस हमेशा याद रखना एस वेव्स के ऊपर करवाते हैं और दूसरा लो एनर्जी फेनोमेनन्स के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एटम। आउटपुट नेक्स्ट है कि आउटपुट ऑफ द एटम। अब देखो इसमें सिग्नल जो भेजा जा रहा है, सॉरी सिग्नल्स जो भेज रहे हैं हम लोग नेगेटिव पे भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टिंग किस्म का ऑप एम्प है। इन्वर्टिंग ऑप एम्प है तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प में क्या होता है, गेन होता है आपका VO अपॉन VI इज इक्वल टू माइनस RF बाई RI। ठीक है, तो इसी का दिमाग लग के हमको ये करना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं ये कहूँगी कि अगर जब ये एरर की तरह काम कर रहा है तो ये सारे आर्स डिफरेंट है और ये सारे आर सारे सेम है और बी सारे डिफरेंट है। तो इसमें जो V नॉट होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, माइनस भीतर नीचे RF अपॉन RA VA प्लस RF अपॉन RB VB प्लस RF अपॉन RC VC। ठीक है, ये कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुट करते हैं इसके ऊपर। तो RF क्या है, 9 किलो ओम है और नीचे भी किलो ओम है तो किलो ओम मैं लिखूंगी नहीं, माइनस कर लो 9/3 इंटू -3 प्लस 9/3 इंटू -6 प्लस 9/3 इंटू 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, -3 प्लस 3 माइनस का साइन देखो पहले बाहर, तो ये हो जाएगा 9 -9, ये हो जाएगा -18 और ये हो जाएगा 24 प्लस 24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 में से 20 को तो 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन के साथ 3 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वेव गाइड बिहेव्स, किस लिए वेव गाइड बिहेव करेंगे बताइए। वेव गाइड्स क्या होते हैं, वेव गाइड जब आप लोग पढ़ते हो कि जब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हो, ईडी पढ़ते हो, तो हम लोग वेव गाइड को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको कम्युनिकेशन के फेनोमेना में यूज करते हैं। कि क्या होता है, एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। तो आप लोगों का जो ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में देखिए वेव गाइड को क्या दिया हुआ है। वेव गाइड दिया हुआ है लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन। तो ये क्या होगा, ये वेव लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं इससे। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक है, और एक सेकंड क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो एक हाई पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा। हाई पास फिल्टर मतलब क्या कि एक लोअर के साइड में इसको एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लोअर के साइड में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिसे हम लोग FC कहेंगे या FL कहेंगे सॉरी। ठीक है, और हाई को पास करता है, जितने हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी सबको पास करेगा, पर लो फ्रीक्वेंसीज के समय वो एटेन्यूएशन करेगा। ठीक है, ये होगा, तो ये वेव गाइड जाएगा से हाई पास फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के ऊपर है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, देखो ऑप्शंस में कि साइन का जो एंगुलर पार्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो देख लो, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका जो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा, जो कि थीटा एंगल पर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग कहेंगे पर आपने ऐसा भी देखा होगा d सिग्मा बाय d ओमेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है भाई, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, सो अगर हम देखना चाहें कि इसका डिपेंडेंस कितना होता है, तो जब आप फॉर्मूला जो इसके सारे कांस्टेंट्स आएंगे, सारे कांस्टेंट्स जब आप देखोगे तो ये हो जाता है sin टू द पावर, एक्चुअली ये 1 अपॉन में आता है। ठीक है, 1 अपॉन sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा स्क्वायर बाई 2 आता है, sin 4 थीटा बाई 2 पे आता है। तो अगर हम देखा तो ये प्रोपोर्शनलिटी किसके आएगी, ये आएगी कहीं नहीं -4 दिया हुआ है, 1 अपॉन -4 दिया है, वो आपको
कुछ इस टाइप का होगा क्वेश्चन। बड़ी चलो आज हम लोग फिर से 2015 के 10 more क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मोस्टली प्रायोरिटी हम लोग देंगे इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन का, ठीक है। बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड फॉर यू ऑल्सो हम लोगों ने जो कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बीजेटी वगैरह पढ़े हैं, डायोड वगैरह पढ़े हैं, ठीक है। आपने जो चलो आज हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते हैं, बिकॉज 2 दिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। और आज का जो क्वेश्चन मैंने सर्च करके निकाला है 2015 के पेपर में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन निकाला, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोगों ने जो डायोड बीजेटी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फ्रेंड्स ऑल्सो। और जो ऑनलाइन बच्चे आप लोग रहते हो उनको भी आज ये हेल्पफुल मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन वाले बच्चे और आप लोगों ने हम लोग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की है। तो मैं क्लासरूम में जितने भी टेस्ट सीरीज जो आप लोग को संडे को करा रही हूँ वो आप लोग के सेक्शंस वाइज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिया क्या है, द इम्पीडेंस ऑफ 20 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, इज समथिंग। फिर क्या बोला है कि इम्पीडेंस ऑफ द लोड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब देखो बात चल रही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की, तो हम क्या करेंगे कि रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड में जितना रेजिस्टेंस हो रहा है, जितना इम्पीडेंस होगा, नॉट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इमेजिनरी टर्म भी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई इंडक्टर या कैपेसिटर बैठा होगा। सो ऐसे टाइम पर हम कहेंगे कि दोनों की मैचिंग जब हो जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेट होता है, सेम इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड का बट कॉन्जुगेट होता है। सो फॉर दैट रीजन इसका आंसर बहुत ही इजी सा होगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। ये तो देखो मैचिंग करवानी है, परफेक्ट मैचिंग करवानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2.0 कुछ यहाँ पर आएगा और 3J, ठीक है। ये तो ओम तुम्हारा जो आंसर है जो रिसीविंग एंड का पूछा है वो होगा, जो कि लोड का इम्पीडेंस ऑफ लोड, ये होगा इम्पीडेंस ऑफ लोड, ठीक है। लेकिन ये होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो ये +J3 है तो यहाँ पे -J3 होगा। अब बच्चों ने आप लोगों ने जो आंसर दे रहे हो ऑनलाइन वाले, आप ये थोड़ा ध्यान रखो ना कि कॉन्जुगेट आप लोग लिखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे बस प्लस, क्योंकि ये भी एग्जामिनर में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन का है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस क्या करना है, फॉर्मूला बैठाना है, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। ये है वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। डायरेक्ट सा फॉर्मूला लिख दो। डायरेक्ट सा फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, फुल लोड वोल्टेज, ठीक। और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। बस बैठा दो इसको। द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन सप्लाई प्रोवाइडिंग 100 वोल्ट एट नो लोड, मतलब नो लोड में कितना है, 100 है और उसमें 95 है, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/95 इंटू 100, ठीक है। इतना परसेंटेज आएगा, आप उसको शॉर्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एच पैरामीटर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एच पैरामीटर्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं बोला है, बीजेटी का इनपुट और आउटपुट सेक्शन में एच पैरामीटर कैसे काम करेगा ये सिर्फ बोलना है। तो आप जानते हो कि ये जो कोड वाले होते हैं आप लोग लीनियर वाला, तो हम लोग क्या इस मॉडल की शुरुआत कैसे करते हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अगर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये 1 है और एक 2 है, यहाँ से करंट I1 जा रही है, ठीक है, और यहाँ से R V1 है, इधर से क्या है I2 और V2, पोर्ट 1 पोर्ट 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि इनपुट जो वोल्टेज है V1 और I2 ये दोनों किसके फंक्शन है, V2 और I1 के फंक्शन है, ठीक है। सो एक है हमारा V1 और एक है हमारा I2, ये दोनों किसका फंक्शन हो जाएगा, ये होगा V2 और I1 का फंक्शन, जिसे हम लोग H11 किसमें लिख सकते हैं बताइए, I1 प्लस H12 V2, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी।
और एक इक्वेशन क्या बनेगी, H21I1 प्लस H22V2, ये दोनों बनेगी। किसकी बनेगी, एक किसका होगा, V1 का होगा और एक I1 का होगा, I2 का, सॉरी, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। तो इससे हमारा देखो बीजेटी का बोला है, तो बीजेटी का जो पैरामीटर होता है आप लोग जानते हो कि हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक तरफ ऐसा बनाते हैं और दूसरी तरफ कैसा बनाते हैं बताओ, करंट सोर्स, एक तरफ वोल्टेज सोर्स और एक तरफ करंट सोर्स का होता है, ठीक है। ये तो रफली डायग्राम मैंने बनाया है, ओके। नेक्स्ट, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक बीजेटी। अब जब ये एक बीजेटी बन गया है तो हम इस बीजेटी का जो क्या पूछा है, पूछा क्या है कि आप लोग को ऑप्शंस बता देते हैं। पूछा है कि ये जो बीजेटी का आउटपुट और इनपुट सेक्शन है, ठीक है, आउटपुट इनपुट सेक्शन जो है वो किस टाइप का मॉडल है, ठीक है। तो इनपुट में क्या है भाई, इनपुट में क्या है, इनपुट में हमारा क्या रहता है, इनपुट में हमारा वोल्टेज रहता है और आउटपुट में क्या रहता है, करंट रहता है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम इसका आंसर लिखेंगे कि इनपुट सेक्शन एज वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट सेक्शन इज एज अ करंट सोर्स, ठीक है। इनपुट सेक्शन एज अ वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट, इनपुट सेक्शन आपका वोल्टेज है सोर्स और आउटपुट सेक्शन जो है करंट सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलो ये क्या है कि फीडबैक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जितने भी ऑपरेशन एम्पलीफायर्स बोलो या एम्पलीफायर्स बोलो, हम लोग जब भले ही गेन डिक्रीज हो सकता है लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी हुआ, नॉइस हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, फ्रीक्वेंसी बैंड हुई जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो देखो अगर हम अपना ऑप्शंस में देखें, जो मैंने लिखा नहीं है, दिया हुआ है कि गेन स्टेबिलिटी, advantage gain stability, decrease of frequency distortion, increase of the bandwidth और increase of the output voltage। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सबसे पहले आपको यही बोला था कि गेन डिक्रीज हो जाती है, गेन डिक्रीज हो जाती है, लेकिन गेन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है, गेन की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि देखो एक होता है बर्थहाउज़न क्राइटेरिया जो हमेशा इसको ज़्यादा बोलेगा तब जाके ही, जैसे तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं बट हम लोग को प्रेफर करते हैं कि हमेशा इससे ग्रेटर हो, ठीक है। तो जो फैक्टर है वो क्या है, a अपॉन 1 प्लस a बीटा, ये जो फैक्टर है यही कहता है, मतलब एक्चुअली 1 प्लस ये इनटू में हो या डिवाइड में हो, ये फैक्टर जो है यही बोलता है कि कोई चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है नेगेटिव फीडबैक में या कौन सी चीज़ हमारे नेगेटिव फीडबैक में फायदेमंद नहीं है। तो और स्टेबिलिटी के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है R1 R2 वाला सिस्टम, मतलब वोल्टेज डिवाइडर वाला सिस्टम। अब वोल्टेज डिवाइडर वाले सिस्टम में हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 4। क्यों, क्योंकि गेन डिक्रीज करती है तो ऑब्वियस ही बात है कि आउटपुट वोल्टेज कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीलेटर जो है 76 वाला, 76 वाला क्या है आपका, एक बोला है कि कन्वेंशनल जो आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर रहता है, इस ऑक्सीलेटर में यूजिंग लीड टाइप फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, लीड टाइप फीडबैक नेटवर्क में बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन कितना होना चाहिए। देखो जब हम एक आरसी फेज शिफ्ट बनाते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो एक एम्पलीफायर वाला सेक्शन रहेगा अपना, ठीक है, एम्पलीफायर वाला सेक्शन रहेगा जहाँ से आउटपुट वगैरह हम लोग सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आर लगाते हैं फिर यहाँ से आउटपुट लेते हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये कहा है कि ये तो एक सेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन किसका होता है, यहाँ पर एक सेक्शन होता है ये, इसका आर और सी के कॉम्बिनेशन, ठीक है।
आर और सी के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये क्या देगा 180 का देगा फेज शिफ्ट, ये तीनों कुल मिला के 180 का फेज शिफ्ट है। ठीक है, तो जब ये चीज आती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये करेगा 60, ये करेगा 120 और ये करेगा 180 का। फिर ये 180 इसमें प्लस हो जाएगी तो टोटल हमारा 360 आ जाए या 0 आ जाए तो बात अपनी पूरी बन गई। ठीक है, अब ये हर एक फैक्टर पर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीफायर गेन। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई, हम जानते हैं कि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग 3 यूज कर रहे हैं तो 1/√3 टाइम्स ऑफ आरसी हो जाएगा ना, 1/√3 टाइम्स ऑफ आरसी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास जो गेन है वो मिनिममली स्टेबल रहे, स्टेबल रहे। इसलिए ये थ्योरी पार्ट में आप लोगों के नोट्स में मैंने लिखाया भी होगा कि जो नेगेटिव फीडबैक का जो गेन का पार्ट रहता है, अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिखूं तो आपको इस क्वेश्चन में इजी होगा कि यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला मतलब जो फीडबैक पोर्शन है वो क्या है, वो एक्चुअली होगा क्या तुम्हारा V0/Vi होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/29 टाइम्स, तो बीटा आती है -1/29 टाइम्स। ठीक है, सो आई विल से दैट कि जो यहाँ पर ऑप्शन होगा जो हमें मिनिमम गेन चाहिए, जिससे कि हमें बाद में उसको जो मेरा मुख्य काम है इस आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बनाने के लिए, वो हमारा इतना गेन होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, एंड फॉर यू ऑल एंड प्लीज माय फॉर योर यूट्यूब फ्रेंड्स आल्सो। नेक्स्ट है कि एक ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट कर रहा है। देखिए ऑसिलेटर्स का ही मतलब है कि समथिंग जस्ट लाइक दिस वे। ठीक है, तो ऑसिलेटर्स क्या करेगा, ऑप्शन में देखो आपके एसी पावर को डीसी पावर में चेंज कर रहा है, डीसी पावर को एसी में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर रहा है। अब आप ये बताओ कि मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिक पावर में कौन चेंज करता है, जनरेटर चेंज करता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक पावर में मैकेनिकल कौन चेंज करता है, जो हम लोग मोटर्स यूज करते हैं वो कर रहे हैं। देन एसी पावर को डीसी में चेंज कर रहा है, भैया कौन करता है, ये रेक्टिफायर्स करते हैं, और डीसी को एसी में कौन चेंज कर रहा है, ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड वाला ऑप्शन होगा, ये क्या करेगा, ये करेगा ऑसिलेटर्स, मतलब डीसी पावर को कन्वर्ट करेगा एसी पावर में। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आ। अब देखो इसके जो ऑप्शंस है ना, ये देखो क्या है, सबसे इजी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, या हम लोग एफईटी जैसे कहते हैं, फेट। ठीक है, फेट कहते हैं जिसे। अब इसने क्या बोला कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विद अ हाई इनपुट इंपीडेंस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विद अ लो इनपुट इंपीडेंस, करंट कंट्रोल डिवाइस विद अ लो इनपुट इंपीडेंस, या करंट कंट्रोल डिवाइस विद अ हाई इनपुट इंपीडेंस। अब आप बताओ एफईटीज क्या होते हैं, एफईटीज ऐसा होता है जिसमें गेन, सोर्स और गेट होगा। ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अब इसमें भी एन टाइप होता है और पी टाइप होता है कि जैसा चैनल हमारा बन रहा है, जैसा चैनल हमारा बन रहा है। तो अगर सोचो ये इधर है तो हम कहेंगे एन टाइप, और अगर ये ऑपोजिट रहता तो वो हो जाता हमारा पी टाइप। फाइन। सो एफईटी क्या है, पहली बात एफईटी जो है वो क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि आप जानते हो जब हम लोग एफईटी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस वैलिड होता है, और इसी के वजह से ही हमें जितना भी एम्पलीफायर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, इसके बाद मॉसफेट आती है, स्विचिंग वगैरह करवाते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी है, ये एफईटी का प्रॉपर्टी क्या होती है कि एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है पहले दिन, और इसका इनपुट जो है इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है। तो आपका जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 78 के ऑप्शन में पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, जो कि ये कह रहा है कि जो इनपुट इम्पीडेंस टाइप का है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है, विथ इनपुट इम्पीडेंस हाई। फाइन। नेक्स्ट क्या है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में आ जाओ। ऑप्टिक्स का क्या बोल रहा है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न है
किसी एक पॉइंट पर जहाँ पे हमें 12th ऑर्डर मैक्सिमम मिल रहा है लैम्डा इज इक्वल टू कितना। अब व्हाट ऑर्डर मैक्सिमम विल बी विजिबल हियर, अगर हमने सोर्स ऑफ देखो जब हमारा लैम्डा 1 था, जब हमारा लैम्डा 1 था, लैम्डा इज इक्वल 1 क्या था 6000 एंगस्ट्रॉम था, 6000 एंगस्ट्रॉम था, तब हमें 12th ऑर्डर पर मैक्सिमम मिल रहा था। ठीक है, तो अब बोला है कि लैम्डा 2 उसी पॉइंट पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 हमारा 1400 है, 1400 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ जब हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एन लैम्डा हो जाता है ना, एन लैम्डा हो जाता है। तो अब हमारा क्या है, रेशियो है भाई। ठीक है, तो लैम्डा से जो ऑर्डर है वो कैसा है, वो कैसा है बताओ, क्योंकि हम लोग पॉइंट तो सेम रखेंगे, वाई जो पॉइंट पोजीशन है वो तो हमारी सेम रहेगी, तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस किस में आएगा, तो इस ऑर्डर के चेंज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर के चेंज को देखने के लिए क्या करेंगे, तो इस ऑर्डर के चेंज के लिए पहले हम ये कहेंगे कि मैक्सिमा एन लैम्डा डी बाई डी होता है। ठीक है, सो पॉइंट हमारा ऑल टाइम सेम रहेगा, चाहे y1 के लिए लो या y2 के लिए लो। अब जब मैक्सिमा देखते हैं तो मैक्सिमा कहता है कि एन लैम्डा डी बाई डी, डी है दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, सोर्स बिटवीन सोर्स डिस्टेंस, और ये कौन सा डिस्टेंस है, सोर्स एंड स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच की दूरी है। सो ये पॉइंट तो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर मैं y1 लिखूं, क्या है y1 के लिए लैम्डा कितने पर बना, 12 के लिए बना, लैम्डा 1 लिया था, d ले लिया। और y2 के लिए क्या लूंगी ये मुझे पता नहीं है, लैम्डा 2 लूंगी और d लूंगी, y1 इक्वल टू y2, ये दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे y लिख देते हैं। ठीक है, y लिख देते हैं और ये 12 लैम्डा 1 अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा एन लैम्डा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कुलर अपर्चर के ऊपर है, क्या कहा है कि एक सर्कुलर अपर्चर है जिसकी डायमीटर 2 मिलीमीटर दी हुई है। अब ये क्या है, प्लेन वेव से इल्यूमिनेट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्लेन वेव से इल्यूमिनेटेड है। अप्लाई मोस्ट ऑफ द इंटेंस पॉइंट ऑन द एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, एक है मिलीमीटर में एक है सेंटीमीटर में। तो पूछा है कि लैम्डा क्या होगा, तो पूछा है क्या कि लैम्डा क्या होगा। अब देखो हम सीधा सा फॉर्मूला भेज दें, सर्कुलर अपर्चर के लिए मैंने आप लोगों को नोट्स में देखो क्या लिखा था, सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, प्लीज देखो जितने भी सॉल्व हम लोग कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2013 और 2015 का जो पेपर पैटर्न था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, वो इंटायरली डिफरेंट हो गया है 2018 वाला। सो नेक्स्ट वीक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोग 2018 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब तक आर स्क्वायर अपॉन बी, तो आर स्क्वायर क्या है 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन बी 200 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर -6, या हम कह सकते हैं कि 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of the spontaneous emission constant and the stimulated emission constant is proportional to nth power of the frequency। तो ये जब nth power of the frequency हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दोनों का जो रेशियो है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं कि एक 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3। देखो कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन लिखा है आप लोगों के लिए कि जब आंसर निकालेंगे तो कितना कंफ्यूज करेंगे, प्लस होगा लेवल पे डालना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने क्या लिखा कि a2 आर स्क्वायर अपॉन बी, तो आर स्क्वायर क्या है 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर अपॉन बी 200 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर -6, या हम कह सकते हैं कि 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the ratio of the spontaneous emission constant and the stimulated emission constant is proportional to nth power of the frequency। तो ये जब nth power of the frequency हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि इन दोनों का जो रेशियो है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, आपका क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं कि एक 3
1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3। देखो कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन लिखा है आप लोगों के लिए कि जब आंसर निकालेंगे तो कितना कंफ्यूज करेंगे। प्लस होगा क्वेश्चन होता है भाई, ये फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट फोटोन एक्साइटेशन, फोटोन एक्साइटेशन एक्चुअली, अब देखो ये कंफ्यूजिंग वाला है। फोटोन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं, या इनइलास्टिक कॉलिजन, एटॉमिक कॉलिजन और केमिकल में है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो रिलेशन इन्वर्जन, रिलेशन इन्वर्जन, ये लास्ट दो जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताना कि पैरेलक्स और डेप्थ को डेमोंस्ट्रेट करता है कि नहीं, और ये रिकॉर्ड क्या करता है, फेज वेरिएशन रिकॉर्ड करेगा कि इंटेंसिटी। देखो ये याद रखना कि जो होलोग्राफी होता है वो मैं कहीं आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बोल देगा कि भाई ये फेज वेरिएशन नहीं करता, होलोग्राफी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उस टाइप्स में आप देखोगे कि फेज वेरिएशन भी मेजर करता है और इंटेंसिटी भी मेजर करती है, ठीक है। सो फोर्थ विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया है और बोला है कि एयर इज आता है होलोग्राफी का यूज करके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये भी इसलिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इट डेमोंस्ट्रेट बोथ डेप्थ एंड पैरालैक्स एंड इट रिकॉर्ड्स ओनली इंटेंसिटी वेरिएशन नॉट द फेज वेरिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट है कि होलोग्राफी में कौन ये लास्ट दो जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताना कि पैरेलक्स और डेप्थ को डेमोंस्ट्रेट करता है कि नहीं, और ये रिकॉर्ड क्या करता है, फेज वेरिएशन रिकॉर्ड करेगा कि इंटेंसिटी। देखो ये याद रखना कि जो होलोग्राफी होता है वो मैं कहीं आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बोल देगा कि भाई ये फेज वेरिएशन नहीं करता, होलोग्राफी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उस टाइप्स में आप देखोगे कि फेज वेरिएशन भी मेजर करता है और इंटेंसिटी भी मेजर करती है, ठीक है। सो फोर्थ विल बी द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया है और बोला है कि एयर इज इसका न्यूटन रिंग के। तो अगर हम लोग न्यूटन रिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला रहता है कि न्यूटन रिंग में हम लोग जो रिंग्स देखते हैं और जो तो अगर हम लोग न्यूटन रिंग पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला रहता है कि न्यूटन रिंग में हम लोग जो रिंग्स देखते हैं और जो रिंग का, ठीक है। अगर मैंने इसको डायमीटर d1 4n लैम्डा r बाई क्या हो जाएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड लेयर म्यू जो मटेरियल, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, दोनों तो उसका रिफ्रैक्टिविटी दिया जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n r डिवाइडेड बाय 4n r लैम्डा r बाय म्यू। अब देखो किसका वेरिएशन आएगा, nth तो ये सारी चीजें लैम्डा तो सेम ही रह जाएगी, इसका वेरिएशन आएगा म्यू का आएगा, ठीक है। तो ये r दोनों का बोल रहा है कि सेम है, तो मेरे पास क्या बचा कि 1 अपॉन इनटू म्यू आ गया, म्यू आ गया ना। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा ना, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो r डिवाइडेड बाय 4n r लैम्डा r बाय म्यू। अब देखो किसका वेरिएशन आएगा, nth तो ये सारी चीजें लैम्डा तो सेम ही रह जाएगी, इसका वेरिएशन आएगा म्यू का आएगा, ठीक है। तो ये r दोनों का बोल रहा है कि सेम है, तो मेरे पास क्या बचा कि 1 अपॉन इनटू म्यू आ गया, म्यू आ गया ना। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा ना, 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो उसका रिफ्रैक्टिविटी दिया जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4n लैम्डा r बाय 4n लैम्डा r अपॉन 1 इनटू 1.3